खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर वजीर आजम मोदी का सख्त बयान। कहा, मुखालफत करने वालों को तवील अरसे तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डीएमके का बड़ा ऐलान। हल्काबंदी बिल मंजूर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। रियासत भर में सियाह परचम लहराए गए। अरविंद केजरीवाल ने जज पर उठाए सवाल। कहा, अगर कोई आरएसएस के नजरिया से जुड़ा हुआ तो क्या इंसाफ वाकई गैर जानिबदार रह सकता है? लखनऊ में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग में 2 मासूम बहनें जलकर खाकसर। कांग्रेस पार्टी ने मुतासरीन के साथ इंसाफ और मुआवजे का किया मुतालबा। इजरायल और लेबनान के दरमियान 34 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और रूस का यूक्रेन पर बड़ा फिजाई हमला। 16 हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। ज़ेलेंस्की के आलमी लीडरों से मदद की अपील। और अब खबरें तफसील के साथ। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर पार्लियामेंट का आज खुसूसी सेशन मुनक्किद हुआ। इस दौरान बिल को हुक्मरान जमात के अलावा अपोजिशन ने भी अपनी तायद का ऐलान किया। इस दौरान बिल पर बहस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में खिताब किया। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन के लिए पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल पर जारी बहस के दौरान अपोजिशन से खिताब करते हुए कहा कि इस तारीखी बिल पर मुखालफत से सियासी फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा। ताहम अगर तमाम जमातें ताउन करें तो इसका फ़ायदा मुल्की और ख़ातून और हर तबके को बराबर तौर पर पहुँचेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे। और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में खिताब करते हुए कहा कि मुजव्वज़ा हल्काबंदी बिल अपनी नौइयत में बिल्कुल वही है जैसा कि माजी की हुकूमतों ने पेश किया था और इसमें कोई गैर मामूली या नई तब्दीली शामिल नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हल्काबंदी का अमल आईनी और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक होता है और इसका मकसद अवामी नुमाइंदगी को मज़ीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाना है। कमीशन का जिक्र है कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं
कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। मान्यवर, एक वाक्य आया कि तमिलनाडु बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मान्यवर, मान्यवर, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने लोकसभा में आईनी तरमीमी बिल पर बहस के दौरान हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस बिल में लोकसभा के नशिस्तों की तादाद बढ़ाने के तरीकेकार के बारे में कोई वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये आईनी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया तो उसके मुल्क के जमहूरियत पर संगीन असरात इसके मुरतब होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस नौयत की तब्दीलियाँ अगर बगैर मुकम्मल बहस और इत्तेफाक राय के की गई तो ये जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर कर सकती है। 2011 की जनगणना को परसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हमारा संविधान सबका है। ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी जमात ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की वसूली तौर पर हिमायत उसूली तौर पर करती है, तहम उसके नफाज के वक्त और हल्काबंदी के तरीक़ेकार पर एतराज़ है। दिल्ली में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वातीन को पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी देना एक मुस्बित और ज़रूरी कदम है, लेकिन इसके लिए शफाफ और वाज़ेह तरीक़ेकार का अपनाना लाज़मी है। बिना जनगणना के, बिना पिछड़ी जाति को शामिल किए हुए जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है, जब इनके वोट को कमी पड़ गई, जब इनका खुद ही का वोटर इन्हें छोड़ के चला गया, ये महिला आरक्षण तुष्टीकरण के लिए लेके आ रहे हैं। महिला आरक्षण ही तुष्टीकरण के लिए ला रहे हैं। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम लोग खुद उसके पक्ष में, लेकिन क्यों ला रहे हैं? अभी ला क्यों रहे हैं इस समय? और फिर सेंसस कब का शामिल कर रहे हैं? आप जातियां क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? आप सेंसस क्यों नहीं कराना चाहते हो? इतने वर्षों में कितना कुछ बदलाव आ गया होगा। पिछली बार जब सदन में महिला आरक्षण को लेकर के सभी दलों ने समर्थन किया, कोई आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि तमाम सियासी जमातें ख्वातीन रिजर्वेशन की तायद में हैं, मगर हुकूमत की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में भी बिल आया था, तब भी अपोजिशन ने बिल की तायद की थी, जब उन्होंने कहा था कि मरदमशुमारी 2026 के बाद बिल लाया जाएगा, मगर अब मरदमशुमारी से पहले ही बिल लाई गई है। देश अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। किस फार्मूले के तहत? कोई फार्मूला होगा ना, वो फार्मूला हमें समझाइए। हमें रात में सपना आया हम हिंदुस्तान में 5000 सीट कर देंगे लोकसभा की, ऐसे 71 में एक फार्मूला तय हुआ था। आज की तारीख में क्या फार्मूला है बताइए आप? 50% सीट कैसे बढ़ेगी? 2011 की जनगणना अगर आप मान रहे हैं तो 2026 की जो जनगणना है ये तो 29 के पहले के लिए कराई जा रही है ना। चुनाव 29 में होना है। 15 वर्षों में हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ी, 15 वर्षों में हिंदुस्तान की महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी, मतदाताओं की जनसंख्या बढ़ी। आप उसको शामिल ही नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी से देश चलेगा। तो बीजेपी ने इस बिल में यह साबित किया है कि बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस देश का टुकड़ा टुकड़ा, नॉर्थ साउथ का झगड़ा, देश को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस बिल के माध्यम से कर रही है। तो वहीं तमिलनाडु के हुक्मरान जमात डीएमके ने ऐलान किया है कि अगर पार्लियामेंट में हल्काबंदी बिल मंजूर किया गया तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगी। पार्टी के कानूनी शोबा के सेक्रेटरी एनआर एलिंगन ने कहा कि जनूबी रियासतों के मफाद में कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बिल में कई इबहामात और सिर्फ जुबानी यकीन दहानी काफ़ी नहीं है। उन्होंने
मरकजी वज़ीर अमित शाह के पार्लियामेंट में दी गई यकीन दहानी को नाकाफी करार देते हुए कहा कि बिल में वाज़ेह तौर पर वजाहत होनी चाहिए थी जो मौजूद नहीं है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला एम के स्टालिन की अपील पर डीएमके और उसके इत्तेहादियों ने रियासत भर में एहतजाज किया, जिसमें कारकुनान ने स्याह कपड़े पहनकर और स्याह झंडे उठाकर अपने एहतजाज का इजहार किया। That is there always open, but but as he rightly said, மசோதான்னு சொன்னார்ல, அந்த மசோதால இது இல்லை, இது ஒரு சோதா மசோதா தான். இந்த மசோதா தமிழ்ல சொல்லணும்னா இது ஒரு சோதா மசோதா. We will take all legal steps to protect the interest of That is South there Asian always legal. No. Let it Let pass. it As our organization let the amendment be passed. passed by the let it get the president accent, then our legal will. मगरबी बंगाल के कूच बिहार में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर सख्त इल्जाम आयद किए। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी रियासती इंतखाबात के दौरान तशद्दुद फैलाने की साजिश कर रही। उनके मुताबिक पार्टी बम धमाकों जैसे वाकयात को अंजाम देकर बाद में जांच के लिए एनआईए को बुलाने और फिर तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान को ही मौरिद इल्जाम ठहराकर गिरफ्तार करने की मनसूबाबंदी कर रही। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि उनकी जमात इन तमाम मुबैना साजिशों का मुकाबला करेगी और रियासत में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, रियासत में सियासी बयानबाजी और इल्जामात में शिद्दत आती जा रही है, जिससे सियासी माहौल मजीद गर्म होता जा रहा है। माथा ठंडा करे इलेक्शनটা করো। এদের প্ল্যান হচ্ছে বাইরে থেকে এনআইএ নিয়ে এসে নিজেরাই বোম মারবে, মেরে তোমাদের নামে দোষ দেবে। বাইরে থেকে অন্য লোকেদের নিয়ে এসে নিজেরা মারবে, মেরে দোষ করবে, তোমাদের নামে দোষ দেবে আর ছেলেপেলেদের অ্যারেস্ট করে নেবে। এই কটা দিন ধৈর্য করে নামগুলো লেখো না, লিখে রাখো, রেকর্ড করে রাখো, কিন্তু কেউ কোনো গন্ডগোলে যাবেন না। আমি অ্যাপিল করব, গন্ডগোল হলে ভোট লুট করে নেবে ওরা। আর রাতের দিকে যাতে ভোট লুট করতে না পারে, দরকার হলে বাড়িতে যদি কারো টর্চ থাকে, হারিকেন থাকে, মোবাইলের ফোন থাকে। अरविंद केजरीवाल की जानिब से दिल्ली हाईकोर्ट में जारी समाअत के दौरान जज स्वर्णकांत शर्मा के सामने मफादात के टकराव से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ को दोबारा पेश करने के बाद सियासी और सोशल मीडिया हलकों में बहस तेज हो गई है। समाअत के दौरान केजरीवाल ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनके इजाफी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जाए, जिसमें उन्होंने जज के खिलाफ मुबैना तासुब और गैर जानिबदारी से मुतल्लिक सवालात उठाए थे। केजरीवाल ने कहा, अगर कोई शख्स आरएसएस के प्रोग्राम में जाता है और मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, क्या मैं इंसाफ की उम्मीद रख सकता हूँ? इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज़ आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। कहने आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्गुमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस? ही आल्सो स्टेट्स दैट दिस कोर्ट हैज अटेंडेड सम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय अधिवक्ता। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े के बाद कांग्रेस एमएलए आराधना ने जाए वकुआ का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो उनके साथ खड़ी हैं। मीडिया से बातचीत में आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि वाक़या अफसोसनाक है और हुकूमत को फौरी तौर पर मुतासिरीन की मदद के लिए इक़दाम करने चाहिए। ये तो मेरे अपने कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन आया है, हम सब लोग मिलकर के यहाँ पे कम से कम खाने पीने की जो प्राथमिक व्यवस्था है, हम सब चाहते हैं कि वो इन लोग तक पहुंचे, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ बताया कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिल पाई। और सबसे
आश्चर्यजनक बात यह है कि ये एनएच पे, ये जहां हम खड़े हैं इससे लगा हुआ एनएच है, शहर के बीचों बीच का मामला है और वहां पर आग लगती है। 3 घंटे बाद एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड आ पाती है। 3 घंटे बाद आने के बाद वो यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास करते हैं। कल से लेके आज तक अभी यहाँ पे अगर आप देखिए तो किसी भी तरह की कोई मदद आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही कि जो प्रशासन ने यहाँ पे दी। अदालत उस्मा से अनिल अंबानी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जिनमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची और जस्टिस वेपलम पांचों पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाते हुए करार दिया कि बैंकों की जानिब से शुरू की गई कार्रवाई जारी रह सकती है, जिसके तहत अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक अकाउंट्स को फ्रॉड करार देने का अमल ज़ेर गौर है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहम यह भी वाज़ेह किया कि अनिल अंबानी अपनी दरख्वास्तें हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच के सामने भी पेश कर सकते हैं। पंजाब के मोगा में आशा वर्कर्स ने तनख्वाहों में इजाफे और हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने माजी में उनके मसाइल हल करके जो वादे किए थे वो ताहाल पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मिजोरम के जिला चंपाई में भारत म्यांमार सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई सरहदी इलाके में स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी मुहिम के तहत किए। गिरफ्तारी हुए शख्स से तलाशी के दौरान तकरीबन 11,30,000 रुपये मालियत की म्यांमार करेंसी भी बरामद हुई है। दुनिया की मारूफ मैगजीन टाइम ने साल 2026 की 100 बाअसर तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में आलमी सियासत, मईशत, सकाफत और समाजी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात शामिल हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी, बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के अलावा कई हिंदुस्तानी नज़ाद शख्सियात भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। मैगजीन की सालाना फहरिस्त को दुनिया भर में असर और रसूख का अहम पैमाना समझा जाता है। 2026 की फहरिस्त में जहां एक तरफ तजुर्बाकार और ताकतवर सियासी शख्सियात शामिल है, वहीं नई नस्ल के रहनुमा भी इसमें जगह बनाने में कामयाब रहे। हमेशा की तरह इस मर्तबा भी सियासी कायदीन की इजारादारी बरकरार रही। ईरान के खिलाफ जंग में मसरूफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर आलमी सियासत में उनके असर और रसूख की वजह से शामिल किया गया है, जबकि ज़ोहरान ममदानी को एक उभरती हुई सियासी आवाज़ के तौर पर देखा जा रहा है, जो ख़ास तौर पर नौजवानों में काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। इसी फहरिस्त में पोप्लियो, मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉम और अमेरिकन सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी शामिल हैं, जिन्हें उनकी क़ियादत और हुकूमती पॉलिसीज़ की बुनियाद पर नुमाया मकाम दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की ताकतवर और बाअसर शख्सियत की इस फहरिस्त में हिंदुस्तान के किसी भी सियासी लीडर को जगह नहीं मिल सकी। इस लिस्ट में सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि फनकार, कारोबारी शख्सियात और समाजी कारकुन भी शामिल किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में आलमी सतह पर असर डाल रहे हैं। हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार रणबीर कपूर और मशहूर शेफ विकास खन्ना का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है, जो सकाफती और समाजी मैदान में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। AI और IT के फील्ड में गूगल के CEO सुंदर पिचाई और यूट्यूब के CEO नियाल मोहन को भी दुनिया की बाअसर शख्सियात में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की ये फहरिस्त किसी दर्जाबंदी पर मबनी नहीं होती, बल्कि इसमें उन शख्सियात का इंतखाब किया जाता है जो अपने अपने शोबों में दुनिया को मुतासिर कर रही होती हैं। आमतौर पर ये फहरिस्त इस बात की अक्कासी करती है कि आज के दौर में असर और रसूख सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले शख्सियात भी पूरी दुनिया पर अपना असर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV। US सेक्रेटरी ऑफ वारपेट हैगस्टर ने ईरान को सख्त इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान को दानिशमंदी से फैसला करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। वाशिंगटन ने खित्ते में अपनी अस्करी और बहरी सरगर्मियां तेज कर दी।
with goodness in their hearts see past the Pharisees in our press. They see the goodness. You watching, you see the goodness. They see the success. They see the reality. And they don't demand perfection, and perfection is not possible on any battlefield. But they see the incredible feats that our troops accomplish every single day. पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल गवर्नर ने किया। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आलमी अमन के लिए ख़ुसूसी दुआएं की। सऊदी अरब के दौरे के इख्तिताम के बाद वज़ीर आज़म दोहा रवाना होंगे, जहाँ वो तमीम बिन हामिद आल थानी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर बातचीत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और लिबनान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, जिसमें दोनों ममालिक के रहनुमा जल्द बराह रास्त बातचीत करेंगे। गुज़श्ता 34 सालों में यह पहला मौका होगा जहां इजराइल और लिबनान के दरमियान बराह रास्त बातचीत होगी। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों का बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 16 अफराद हलाक जबकि 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। हालिया दिनों का सबसे बड़ा फिजाई हमला था, जिसमें सैकड़ों मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। दारुल हुकूमत कीव के अलावा दीगर कई बड़े शहर पर हमलों के जरिए से निशाना बनाया गया, जहां रिहायशी इमारतों इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। दुनिया इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रही है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और रूस यूक्रेन जंग ने आलमी ताकतों को अपने दिफा और खारजा पॉलिसियों पर नजरसानी के उमूर पर मजबूर कर दिया। ऐसे में एक नई बहस ने जन्म लिया कि अगर अमेरिका ने नाटो में अपना किरदार कम कर दिया तो क्या यूरोप खुद अपनी सिक्योरिटी संभाल सकेगा? क्या एक अलग नेटो बनने जा रहा है जो अमेरिका के बगैर होगा? आप जानिए इस तफसीली रिपोर्ट के जरिए से। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। रशिया यूक्रेन जंग के बाद यूरोप में सिक्योरिटी खदशात पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने नेटो इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 32 ममालिक पर मुश्तमिल एक दिफाई इत्तेहाद है, जिसकी बुनियाद इज्तिमाई दिफा पर रखी गई है। इसके आर्टिकल 5 के तहत किसी एक भी मुल्क पर हमला तमाम अरकान पर हमला तस्वुर किया जाता है। इसी वजह से छोटे यूरोपियन ममालिक भी अमेरिका जैसी फौजी ताकत की ढाल में खुद को महफूज महसूस करते रहते हैं। लेकिन अब खदशा ये है कि अगर अमेरिका अपना किरदार महदूद करता है तो यूरोप को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। यूक्रेन जंग के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप कीव को मुकम्मल अमेरिकन मदद देने के हक में नजर नहीं आए। अब ईरान से जंग के बाद ये फासला मजीद बढ़ता दिख रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अमेरिका को नेटो से बाहर निकालने पर भी गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन ममालिक एक यूरोपियन नेटो जैसे मंसूबे पर गौर कर रहे हैं, जहां कमांड एंड कंट्रोल ज्यादातर यूरोपियन हाथों में होगा। जर्मनी समेत कई यूरोपियन ममालिक इस तजवीज की हिमायत कर रहे हैं। जर्मन क़यादत का मानना है कि अमेरिका पर इन्हिसार कम करना वक्त की जरूरत बन चुका है। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोपियन इत्तेहादियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें कमजोर करार दिया है और इशारा दिया है कि अगर अमेरिकन तरजीहात का साथ ना दिया गया तो वॉशिंगटन अपनी हिमायत वापस ले सकता है। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका के अलावा दूसरे ममालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहे हों। कुछ महीने पहले सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी इस्लामी नेटो जैसी तंजीम के क़याम पर गैर रस्मी बातचीत की खबरें सामने आई थीं। सितंबर 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा तय पाया, जिसमें इज्तिमाई दिफा की शिक़ शामिल है, बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 की तरह। ताहम तुर्की अब तक इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बना, लेकिन तीनों ममालिक के दरमियान गैर रस्मी बातचीत का सिलसिला जारी है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया एक नए सिक्योरिटी ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जहां इलाक़ाई इत्तेहाद ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या यूरोप वाकई अमेरिका के बगैर खुद को महफूज रख पाएगा, और क्या नए इत्तेहाद आलमी ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर देंगे? ये बदलती हुई आलमी सियासत का एक अहम मोड़ है, जिस पर
दुनिया की नजरें जमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।